वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब जो है माय नेम इज विकास कुमार और अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसकी क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, आपको हर दिन 2 वीडियो एटलीस्ट अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग करेंट डेंसिटी करेंट डेंसिटी इसको देखेंगे, ओम्स लॉ इसको थोड़ा समझेंगे एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये अप्रोक्सीमेटली 3 टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी इस चैनल पे नए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर किया कीजिए। ठीक है, चैनल पे आप लोग से वीडियो देखते हैं तो उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, हाँ चलिए। तो अब जो है सबसे पहला टॉपिक है दैट इज करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी, ठीक है, इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप नोट्स में आते जाएगा, करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ऑप्शन में स्केलर है तो स्केलर मारेंगे, स्केलर टेंसर दोनों है तो फिर टेंसर मार के आएंगे। ठीक है, तो अभी फॉर टाइम बीइंग हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। ठीक है, तो करेंट जो होता है, करेंट करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, मान के चलिए आपका कोई करंट कोई सर्किट में इस तरह से 5 एम्पियर आया तो ये 2 एम्पियर 3 ऐसे बट गया। तो ये फिर आसानी से सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड आप जोड़ दीजिएगा, इनके बीच का एंगल का आपको जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, तो करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसी का वेक्टर वाला फॉर्म जो है दैट इज करेंट डेंसिटी। वो क्या है? आपको करेंट डेंसिटी है। तो आप बोलिएगा करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस चीज को आप पहले बात तो ध्यान रखिएगा। नाउ करेंट डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? तो दिस इज करेंट डेंसिटी इज द करेंट पर यूनिट एरिया वेक्टर। करेंट पर यूनिट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? तो एरिया वेक्टर अगर आपको समझना है तो देखिए, अगर हम लोग एरिया वेक्टर निकाले तो ये अगर बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। वंस अगेन, एरिया वेक्टर इज द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। दिस इज अ प्लेन बोर्ड और इस पर परपेंडिकुलर अगर है तो वो एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, लाइक मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सिलेंडर है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कोई सिलेंडर है। ठीक है, इसमें से कोई करंट इधर से आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे आई करंट निकल रहा है। ठीक है, उस पर तो हम लोग बाद में आएंगे। आई करंट पे पहले हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे काट लिए। अब इस पर परपेंडिकुलर, दिस इज योर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ऐसा भी तो पॉसिबल है सरफेस बना पाना। अगर हम लोग ये ऐसा कुछ ले लिए, ये मेरा अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ऐसे ले लिए, तो इस पे परपेंडिकुलर कैसा होगा? लाइक दिस। दिस इज योर एरिया वेक्टर। पहले चीज तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर एरिया वेक्टर। अब क्या है,
एरिया वेक्टर जो होगा, यहां पर ये जो एरिया वेक्टर लेते हैं, दिस एरिया वेक्टर इज along the direction of करंट। ये एरिया वेक्टर कौन सा लेंगे, देखो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, along द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे। करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए वो एरिया वेक्टर। देखो यहां पर करंट का डायरेक्शन ये है और इसी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो दिस इज योर करंट, लेकिन एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में है क्या, तो आंसर इज नो। अब तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही है। हियर इज सम एंगल थीटा, यहां एक एंगल थीटा है, एरिया वेक्टर और करंट के बीच में एक एंगल थीटा है। तो अब इस एरिया वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उधर इस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होंगे वो होगा a sin थीटा। तो हमको कौन सा एरिया वेक्टर ऑलवेज लेना है, वही एरिया वेक्टर लेना है जो कि इस करंट के डायरेक्शन में है। तो a cos थीटा, देखो आप लोग ये फिजिक्स में कंपोनेंट रिजॉल्व करना सीखे होंगे, जो बच्चे नहीं भी जान रहे हैं उनके लिए भी बता दें कि ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, और सपोज दैट ये कोई मेरा फोर्स है एफ, ये एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा बना रहा है तो जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाता है उसमें हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा, यानी उधर हम लोग कॉस वाला कंपोनेंट देंगे और उस पे परपेंडिकुलर जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। ऐसे इधर है मेरा एरिया, तो इसके साथ एंगल बना रहा है तो इधर बनाएंगे a cos थीटा आई डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर नीचे डायरेक्शन क्या बनेगा a sin थीटा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसा आप लोग फिजिक्स में जो पेपर जब फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो वहां फोर्स बहुत सारा कंपोनेंट आप लोग रिजॉल्व करना सीखे होंगे, बस वही काम है। तो आपको कौन सा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है, द एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा वही नीचे में आएगा। आया बात समझ में? आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग अगर ये वाला एक हाइपोथेटिकल चीज ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप इस j का वैल्यू को क्या लिखोगे, इस j के वैल्यू को आप क्या लिखोगे, j कैन बी रिटन एज I डिवाइड बाई कौन सा कंपोनेंट करंट के लॉन्ग है, तो a cos थीटा। नाउ a cos थीटा एंड a इज अ एरिया वेक्टर, तो इसके ऊपर ऐसा वेक्टर वाला साइन भी आपका लगेगा, ठीक है। तो a cos थीटा, तो फिलहाल तो हम लोग अब मैग्नीट्यूड लिए हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहां ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहां पर भी ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो a cos थीटा लिए हो तो I कैन बी रिटन एज j a cos थीटा, ठीक है। और ये दो आप डॉट प्रोडक्ट देखोगे, ठीक है, a डॉट b, ऐसे आप क्या लिख सकते हो, ए बी cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग मैग्नीट्यूड का यहां पर बात किए करंट डेंसिटी का, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड होगा। अब ये जे ए cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, जैसे ए बी cos थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हो, वैसा ही आई इज इक्वल टू जे डॉट ए आप लिख सकते हो, ठीक है। आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आप चाहो तो एक और चीज आप लिख सकते हो, करंट डेंसिटी जे के टर्म में आप इसको लिखे। अगर ये जो वैल्यू है, मतलब ये थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो जाता, ठीक है, तो आपको cos जीरो का वैल्यू 1 हो जाता। मतलब अगर ये इस टाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप बनाते, इस टाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाते, ठीक है, तो ये आपका A और इधर ही आपका I का डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में अब तो कोई कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं हुआ, तो यहां थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो आप क्या बोलोगे, सिंपली जे इंटू ए बोलोगे, तो I इज इक्वल टू जे इंटू ए होगा, या I इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जे डॉट ए होगा, ठीक है। तो दिस इज योर, हेयर जे इज द
करंट डेंसिटी। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। लेकिन इसमें एक यूनिट है, यूनिट का आप ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी का आपसे यूनिट पूछ लेगा। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, और एरिया जो मेजर लिया जाता है वो मीटर स्क्वायर में। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी। याद रखिएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी। ठीक है, ये टॉपिक ओवर हो गया, इसमें इतना ही जानना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। बचपन से पढ़ते आए होंगे, क्लास 10th में, 9th-10th में ही है। ठीक है, ओम्स लॉ। तो आई होप बहुतों को क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ जान लेंगे, थोड़ा सा हम लोग ओम्स लॉ देख लेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ। सेकेंड टॉपिक इज ओम्स लॉ। तो ओम जो है ये एक तरह का लॉ है। ठीक है, आपको इसके प्रूफ नहीं करने, आपको बस थोड़ा सा जान लेना ताकि कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप आंसर दे सको। पहला बात, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर, इसकी जगह सर्किट भी हो सकता है। The potential difference of the conductor is directly proportional to the current if, कॉमा लगा के लिख रहे हैं, इधर लिख देते हैं, if the temperature and other physical conditions are constant। ठीक है, यही स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर या सर्किट जो भी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर और दूसरे भी जो फिजिकल कंडीशंस है लाइक ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब भी अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अदर फिजिकल कंडीशन में आपको टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन में ही आता है, लाइक उसका प्रेशर कांस्टेंट है, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, तो ये सब अगर आपका कांस्टेंट है तो जो भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका। ठीक है, सिंपल सा है। मतलब ये कोई रेसिस्टेंस है, मान लेते हैं कोई सर्किट है यार, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई सर्किट है और इसके क्रॉस हम लोग यहाँ पर कोई बैटरी लगा रखे हैं, तो इसमें जो ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो इस सर्किट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट आई। कब? जब इस सर्किट में टेम्परेचर और दूसरे फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ तब। सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, वो सारे आपको क्या बोलते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि या वो सारे एलिमेंट्स बोलिए जो कि ओम के नियम को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्चुअली ओमिक सब्सटेंसेस और ओमिक कंडक्टर बोलते हैं उनको। यानी वो सारे लोग जो ओम के नियम को फॉलो कर रहे हैं तो वो ओमिक कंडक्टर कहला जाएंगे। ठीक है, या ओमिक एलिमेंट कहला जाएंगे। और वो लोग जो नहीं कर रहे दैट इज दे आर नॉन ओमिक। ठीक है, तो इसमें आपको एक छोटा सा है, जैसे लाइक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हम बोले तो V इज इक्वल टू I इंटू एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कीजिएगा R, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। दिस इज योर ओम्स लॉ। कब? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट और अदर फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट लिखिएगा। ये किसका इक्वेशन है? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप ऐसा पढ़ते हो y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर y एक्सिस पे कौन है मेरा? v है, और x एक्सिस पे कौन है मेरा? I है, एंड दिस इज योर स्लोप। यही ना m होता है, तो m की जगह क्या है? r है, तो दिस इज योर r, यही स्लोप होता है, स्लोप।
मैथ में पढ़े होंगे। तो ये जो R है ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। R का वैल्यू कांस्टेंट कब रहेगा? जब ये आपका कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर वगैरह। अगर इधर बदलाव हुआ तो इससे प्रीवियस में भी हम पढ़ा है, अगर टेम्परेचर बदला और रेसिस्टेंस बदल गया तो फिर ओम्स लॉ आपको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है, इतना ही। ठीक, अब ओम्स का नियम जो होता है ये दो फॉर्म में हम लिख देते हैं, आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, दो फॉर्म में हम लिख देंगे। एक फॉर्म में लिखेंगे जो स्केलर है, ओम का नियम। ठीक है, तो वो हम आपके सामने लिख दिए हैं, स्केलर फॉर्म, v इज इक्वल टू आई इंटू आर। दिस इज क्या है? स्केलर फॉर्म है आपके पास। इसका कई बार आपको वेक्टर फॉर्म पूछ लेगा। तो वेक्टर फॉर्म जब पूछेगा तो देखो, v इज, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये याद रखना, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब ये v जो है ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका, इस चीज का जो आपको वेक्टर फॉर्म होगा वो E लिखेंगे, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और I को आप क्या लिखिएगा? J। I का आपका क्या हो गया? ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, और R के लिए आप क्या लिखिएगा? रो। ठीक है, तो E इज इक्वल टू रो J। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब सबको मालूम है कि सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रो। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है, ये सिग्मा पढ़ते हैं, ये कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी मतलब कोई कंडक्टर करंट को कितना ज्यादा अलाउ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो आप यहां क्या लिख सकते हो? यहां से अगर चलोगे तो J इज इक्वल टू E इंटू 1/, ये बटा में आ जाएगा, तो 1/रो को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा। तो आप J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये दिस इज ऑल्सो वेक्टर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म है। तो आपको एग्जाम में ओम्स लॉ अगर इस फॉर्म में आ गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, बोलेगा इनमें से कौन सा ओम्स लॉ है, कुछ और भी दे देगा। तो आपको मान लेते ये नहीं दिया, आप तो ये पढ़ के गए हो कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर ओम्स लॉ होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा, वो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो या तो ऐसा लिखेगा या तो ऐसा लिखेगा। तो आप याद रखिएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये क्या होता है? सिग्मा ई, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और E इज इक्वल टू रो J, ये भी आपका क्या है? वेक्टर फॉर्म है। तो इनमें से जो रहेगा आप मार दीजिएगा टिक। ठीक है, तो आई होप। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, ठीक है, यहां पर जो कई बार आएगा ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल, ओम्स लॉ पे ही रहता है, हम उसको डिस्कस कर देते हैं, लास्ट है कि यहां से अगर आप देखिएगा इस फॉर्मूला से, तो आप V/I, ये वाला I नीचे आ गया, बटा में हो गया, इज इक्वल टू R। देखिएगा ऐसा होगा कि ये जो V/I होता है ये कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना R। तो V/I कभी भी चेंज नहीं होगा। वो ब्लैक ऑप्शन में लिख दे तो आप पकड़िएगा उनमें से कि कौन सा ऑप्शन में लिखा है कि V/I इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वो एक्चुअली R का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये आप एक ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें ये वाला प्रॉब्लम है, हम टेकल कर लेंगे उस समय, उसका लैंग्वेज हम बता देंगे कि कैसा वो पूछता है, आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो ये था आपका टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब तक हम लोग जितना भी वीडियो लेक्चर आपको मिला, आपको जनरल इंजीनियरिंग का जो पहला लाइन में जो पहला बात लिखा है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। आप देखिएगा इसके बाद कॉमा लगा के सर्किट लॉ लिखा है, सर्किट लॉ। अभी तक तो हम लोग यहां पहुंचे ही नहीं, अभी तक जितना पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सकता था, जितना देने की जरूरत था, वो हम सब देने का कोशिश किए हैं आप लोगों को। अभी तक हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। व्हाट एवर जो भी नंबर ऑफ वीडियोज गया होगा, 12, 13 या 15 जो भी वीडियोज होगा, हमको नंबर याद नहीं है, व्हाट एवर द वीडियो, नंबर ऑफ वीडियोज, उतना सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अभी भी आपको न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव बहुत सारे टॉपिक पे छूटा हुआ है, करवाना बाकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को, उनके न्यूमेरिकल्स को, उनको ऑब्जेक्टिव्स को हम करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए। ठीक है, और तैयारी पूरी कीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, जरूर सफलता मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।